गुड मॉर्निंग बेटा, एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। शारीरिक पुष्टि सुयोग्यता के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके हमने 5 पॉइंट थे। पहला और दूसरा पॉइंट कर लिया था। पहला पॉइंट था शक्ति। शक्ति के भी 2 भाग थे, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति। और दूसरा था गति। ये हमने कुल मिला के जैसे 1 पॉइंट्स के 2 गए थे, तो 4 पॉइंट्स हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब करते हैं इसका अगला पॉइंट है सहन क्षमता। सहन क्षमता भी शारीरिक पुष्टि और शक्ति और गति का एक तरह महत्वपूर्ण अंग है। यानी ये भी गति और शक्ति की तरह एक महत्वपूर्ण अंग है। सामान्य तौर पर किसी गति या भार को निश्चित समय पर अपने ऊपर स्थित रखने के लिए व्यक्ति की शरीर संरचना क्षमता को परिणाम का उसकी सहन क्षमताशीलता कहलाता है। यानी बेटा कोई भी भार हमारे ऊपर है, उसको हम सहन कर लें। कुछ देर कोई भी सामान इधर से उधर लेके जाना है, या मुसीबत है, या भागते वक्त हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो जो उस टाइम पे जो हम सहन शक्ति अपना लेते हैं, वही हमारे शरीर के द्वारा जो सहन क्षमता हम रख पाते हैं, वही सहन क्षमता। यानी कहने का मतलब कि मेरे सिर पर कुछ भार रख दिया और मुझे यहाँ से उसको 100 मीटर दूर तक ले जाना है, और रास्ते में मुझे काफ़ी परेशानी आ रही है, तो परेशानी को ना झेलते हुए और मैं उसको पूरे 100 मीटर तक ले जाऊँगा, तो वो हमारे शरीर की क्या होगी, सहन क्षमता होगी। अर्थात बिना थकावट को किसी सीमा तक दूर रखा जा सकता है। यानी थकावट नहीं होती और उसको हम क्या कर सकते हैं, थकावट को एक सीमा तक दूर रख सकते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहनशीलता का प्रयोग प्राय सभी खेलों में होता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये सभी के साथ होता है। खेलों में अतिरिक्त सहन क्षमता का दैनिक जीवन का काफ़ी प्रयोग होता है। यानी काफ़ी प्रयोग होता है दैनिक जीवन में भी इस चीज़ का, चाहे मानसिक या शारीरिक सहन क्षमता की थकावट हो, चाहे वो शरीर के द्वारा की गई हो, चाहे वो मस्तिष्क के द्वारा की गई हो, वो दोनों ही जीवन पे काफ़ी प्रभाव डालती हैं। सहन क्षमता की थकावट की दशा में प्रशिक्षण को बढ़ाया जा सकता है। यानी हम प्रशिक्षण से उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर किसी चीज़ का हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिम में जाते हैं तो हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो पहले दिन हम 25 किलो हैं, फिर 30 हैं, वो इस तरह प्रैक्टिस करते करते हम उसको 100 kg तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो किस लिए, वो प्रशिक्षण के द्वारा है। प्रशिक्षण हमें बताएगा उसको उठाने की कैसे तरकीब उठाया जा सकता है, और अभ्यास के द्वारा ही ये कार्य हम कर सकते हैं। तो सहन क्षमता का सीधा संबंध व्यक्ति के संस्थानों पर भी है। यानी शरीर में किस प्रकार के संस्थान है, ये भी इसी पर ही निर्भर करता है। अर्थात यदि सहन क्षमता बढ़ती है तो विशेष रूप से हमारे श्वसन संस्थान और रक्त प्रवाह की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अगर हमारी सहन क्षमता अच्छी है तो हमारा जो रक्त संस्थान है और श्वसन संस्थान है, उस पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट है लचक। व्यक्ति के जीवन में जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। शारीरिक पुष्टि के लिए शरीर में लचक भी एक अनिवार्य अंग है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। तो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी होना एक बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति का शरीर में अधिक लचक होगी, वह बिना किसी कष्ट के आसानी से कुशलतापूर्वक कार्य कर सकता है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकता है। ऐसा प्राय देखने में आता है कि लचक वाले व्यक्ति आकर्षक होते हैं। यानी उनके शरीर की बनावट अच्छी होती है, तो उनका शरीर अपने आप में एक आकर्षक का केंद्र बन जाता है। उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। लचक
के गुण से फलस्वरूप लड़कियां अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकती हैं। केवल मात्र खिलाड़ियों के जीवन में नहीं बल्कि अपितु सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी लचकदार शरीर है तो उसका विशेष महत्व होता है। लचक के द्वारा व्यक्ति की गति की सीमा में भी वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी गति की जो सीमा है वो भी वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। लचकदार शरीर व्यक्ति की कोई गति संबंधी कार्य करते हैं तो मांसपेशियों में तनाव कम होता है, यानी हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी जो मांसपेशियों में तनाव है वो भी नहीं होता, यानी कम होता है, ना के बराबर ही होता है। लचक का सीधा संबंध सीखने से भी होता है। यदि शरीर में लचक काफ़ी होती है तो वो गतिशील क्रियाएं आसानी के साथ कर सकता है। लचक है तो जो दौड़ने, भागने, कूदने, इधर उधर से निकलने की क्षमता है। अगर किसी का शरीर ही नहीं मुड़ता, उसको किसी होल में से गुजरना है तो आसानी से गुजर सकता है। जिसके शरीर में लचक नहीं होगी वो परेशानी से उस चीज़ को पार करेगा, तो इसलिए ये बड़ा आवश्यक है। यदि शरीर में काफ़ी लचक होती है तो आसानी से कर सकता है। इसके अतिरिक्त खेलों में चोटों से बचाने के लिए भी लचक बहुत आवश्यक है, यानी शरीर लचकदार होगा। अगर सपोज को फ्लेक्सिबल है, खड़े में पैर आ गया और वो मुड़ जाता है, अगर लचक है तो उसको मोचाना या टूटने में ना के बराबर ही परेशानी होगी। अगर उसका शरीर लचकदार नहीं है तो उसमें मोच आना या पैर की हड्डी टूटना निश्चित रूप से है, अगर लचीला शरीर नहीं है तो। ये लचक हमारा चौथा पॉइंट था, ये फिनिश हो गया। अब लास्ट पॉइंट है तालमेल संबंधी योग्यताएं, यानी तालमेल हमारे शरीर में कितनी आवश्यक है। सन 1980 के दशक से पहले शारीरिक कुश्ती के 5 अंग समझे जाते थे: शक्ति, सहन क्षमता, गति, लचक और फुर्तीलापन। लेकिन इसके बाद इसके स्थान पर तालमेल संबंधी योग्यताओं को भी प्रयोग में लाया जाने लगा है। इस बदलाव का मुख्य कारण है कि फुर्तीलेपन की परिभाषा और प्रकृति सुस्पष्ट नहीं थी, यानी फुर्तीलापन ही इसमें स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया था। तालमेल संबंधी योग्यताएं मुख्य तौर पर उसके स्नायु संस्थान पर निर्भर करती है, यानी उसका जो स्नायु संस्थान था उस पर ही निर्भर करती है। तालमेल संबंधी योग्यताएं व्यक्ति में ऐसी योग्यता है जो व्यक्ति को एक योग्य बनाती है। वह विभिन्न गति क्रियाएं सुचारू और प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। हमारा शरीर गति वाले कार्य करने का गुण अधिक तालमेल संबंधी योग्यताओं पर निर्भर करता है। बेटा, तालमेल से मतलब है कि हमारा शरीर हर एक गतिविधि में, हर एक क्रिया में हमारा शरीर साथ देता है। उसका मांसपेशी संस्थान है, उसकी स्नायु संस्थान है या श्वसन संस्थान है, वो उस कार्य के साथ उसको अच्छे से तालमेल करता है, तो व्यक्ति का जो शरीर है वो इसमें शारीरिक कुश्ती में अच्छा माना जाता है। तो तालमेल फुर्तीलापन को हटाकर इसमें यही बताया गया कि इसको तालमेल के अंदर बताया गया। पहले 5 थी: शक्ति, सहनशीलता, गति और लचक और फुर्तीलापन। अब फुर्तीलापन की जगह क्या हो गया? तालमेल हो गया। हमारी स्थिरता, लय, सही कार्य करना इन्हीं योग्यताओं पर आधारित होती है। तकनीकी खेलों में सुंदरता और अच्छे लगने वाले भी इन्हीं योग्यताओं में फलस्वरूप होते हैं, यानी अच्छे लगने वाले। देखो बेटा, सभी अपनी फिटनेस पर बड़ा ध्यान देते हैं, जिम दे के अपनी सेहत बनाते हैं। खिलाड़ी भी जो, चाहे वो क्रिकेट खेलते हैं, चाहे रेसलर हैं, चाहे कोई भी है, वो जिम करके अपने शरीर को क्या बना लेते हैं? हस्तपुष्ट, मतलब आकर्षक और सुंदर दिखने वाला बना लेते हैं। इसी प्रकार किसी खेल में कौशल को सीखने और गति की स्थिरता में योग्यता निर्भर करती है। योग्यताएं इस प्रकार है जैसे संतुलन की योग्यता, यानी उसके अंदर संतुलन होना चाहिए, और लय योग्यता,
अनुकूल की योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, इस प्रकार की योग्यता हम हमारे शरीर को विशिष्ट व्यायाम से बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी कला कौशल सीखने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी क्रियाएं ढंग से होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने मूवमेंट के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त बातों में उचित ध्यान रखते हुए तालमेल संबंधी योग्यताओं में वृद्धि कर सकते हैं। तो बेटा, जो हमारे शरीर में मैंने अभी बताया था, कोई भी कार्य करते समय हमारे जो शरीर के संस्थान हैं या उसके गति के या समय के अनुसार या मौसम के अनुसार हमारे शरीर का हर एक परिस्थिति में जो सहयोग करता है वही तालमेल है। तो अभी जो शारीरिक पुष्टि में है वो क्या आ गया? शक्ति, सहन क्षमता, गति, लचक और तालमेल। तो ये हमारा आज बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो इसको हम फेयर कॉपी में भी लिख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। कल अगली क्लास में हम शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो बेटा ये मेरे से फ़ोन करके कोई भी हेडिंग के बारे में या किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।